नमस्कार, स्वागत है आपका श्रोताओं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु में। आज हम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान श्री प्रयाग शुक्ल से रूबरू हैं। आप हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में बहुत लंबी अवधि से उत्कृष्ट योगदान करते हुए अनेक कविताएं, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृतांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य और अन्य भाषाओं के साहित्य का हिंदी अनुवाद भी करते रहे हैं। आप कल्पना, दिनमान, नवभारत टाइम्स और कई अन्य पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य और संपादक रहे हैं। और जो विशेष बात है ना दोस्तों, वो ये है कि आपकी रचनाएं सभी आयु वर्ग के रुचि के लोगों के लिए होती है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे स्टूडियो में प्रयाग जी। धन्यवाद राजश्री जी। कहाँ से शुरू करूं, आप बताएं। जहाँ से आप चाहें वही अच्छा भी रहता है जी, कि आगे पीछे की न सोच करके जहाँ से मन हो शुरू कर सकते हैं, जो भी पूछना चाहें आप। मतलब इतना विस्तार है आपके लेखन में, और साथ साथ आप एक चित्रकार भी हैं। अब बना हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं। तो पहले यही पूछ लूं क्या आपसे कि लेखन से आप चित्रकला की तरफ कैसे आकर्षित हुए, या क्यों? आपने कहा कि पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। उसकी कहानी तो यही है कि कला पर तो लिखता रहा हूँ, करीब 60 बरस हो गए, 55 तो हो ही गए। और दिनमान का कला स्तंभ लिखा था 10 वर्षों तक। और मेरा भाग्य कि भारतीय आधुनिक कला जगत के सभी मूर्धन्य और युवा लोगों से मेरा परिचय रहा, उनके साथ बहुत समय बिताया, तो कला के साथ तो चलता ही रहा हूँ। मतलब देश दुनिया के सैकड़ों म्यूजियम्स, आर्टिस्ट के स्टूडियोज में जाना, जब भारत भवन बन रहा था तो उसमें योगदान करना, और जिनके साथ रहा हूँ उन पर लिखा भी है, जैसे स्वामीनाथन जी जिन्होंने भारत भवन का संग्रह इकट्ठा किया, जय स्वामीनाथन, उन पर जीवनी भी आई है 2 साल पहले रजा फाउंडेशन की ओर से। स्वामीनाथन एक जीवनी, उसका नाम ही है। और उन पर लिखा है। हुसैन पर एक किताब आई है और राम कुमार जी पर अब आने वाली है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कला के साथ तो चलता रहा। शायद मैं अतिरंजना नहीं कर रहा हूँ जब कहूँ कि मैंने लाखों कलाकृतियाँ देखी हैं। मेरी मुलाकात आपसे एक बार एक पेंटिंग एग्जीबिशन में भी हुई थी, शायद आपको याद हो। हाँ जी। तो उस तरफ आकर्षण तो बहुत गहरा था, तभी इतने लंबे समय तक उसके साथ रहा, मतलब प्रदर्शनियों में और म्यूजियम्स में। और थोड़ा बहुत बनाता भी था। मैं तो मानता हूँ कि सभी बनाते हैं, डूडलिंग, दरवाजा बना लिया, खिड़की बना ली। तो ये मैं करता रहा था वर्षों से। कि और एक समय तो ये भी था कि जब दिनमान में था तो इतनी आसानी से कैमरा उसमें उपलब्ध होता नहीं था, लेकिन अब तमाम रिपोर्टर्स हैं। उस समय कोई कैमरामैन आपके साथ जाए, आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो, ऐसा होता नहीं था। तो हम लोगों ने ये करना शुरू किया था कि एक प्रामाणिकता के लिए कि मान लीजिए मैं किसी गांव में पहुंचा हूँ, कहीं किसी कस्बे में पहुंचा हूँ, किसी रिपोर्टिंग के लिए, तो कुछ बना लिए, दरवाजा बना ली, खिड़की बना ली। और थोड़े बहुत उस वक्त भी इंटरेस्ट था बना, मतलब रेखाओं से कुछ बनाने का। और एक चीज की याद तो मेरे मित्र त्रिलोक दीप जी, जो हमारे सहयोगी रहे हैं, और बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने दिलाई। बहुत लोगों को याद होगा हमारी पीढ़ी के। ये भी बता दूं कि मैं अभी समय 80 और उसमें एक और जोड़ दिए तो मैं 81 वर्ष का हूँ। उन दिनों क्या था, व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, आप कह सकते हो कि 31 साल का रहा होऊंगा या उससे भी कम। तो जब दिनमान में था तो बहुत लोगों को याद आ जाएगी ये बात, पुराने लोगों को। अब तो ऑफिस बदल चुके हैं, सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय सब बदल चुके हैं, लेकिन तब हर कार्यालय में एक ब्लॉटिंग पेपर हुआ करता था। वो रखा रहता था ऐसा चौकोर सा कि आपकी स्याही न गिरे। स्याही का इस्तेमाल होता था, कंप्यूटर तो बहुत बाद की चीज़ है। तो उन्होंने याद ये दिलाई कि अब तो कब से चित्रकारी कर रहे हो। वो तो ये कह रहे थे कि मैं तो देखा करता था करके, विच इज अ फैक्ट। क्योंकि बैठे हैं आप, कुछ खास नहीं कर रहे, तो उसमें आप क्या करोगे? फिर आप यही करोगे, कुछ बना लिया, कुछ रेखाएं खींच ली। तब मैं ऐसे ही फूल बनाया करता था, कुछ चिड़िया बना ली, फूल बना ली, वो करता रहा था। रंगों के साथ खेलना ज्यादा आसान लगा या शब्दों के साथ? आपने अच्छा किया कि रंगों की बात शुरू की। हुआ ये, अब जो मैं चित्र बना रहा हूँ और बहुत शेयर कर रहा हूँ फेसबुक पर, और अब मैं देखता हूँ कि काफी प्रदर्शनी भी हो चुकी है अभी हाल में धुईमल गैलरी में। अभी कुछ महीने पहले मेरी एकल प्रदर्शनी हुई, कैटलॉग छपा, बहुत लोग आए। वो सब भी हुआ कि जिन जगहों में जाता था प्रदर्शनियों को कवर करने के लिए, वहाँ मेरी प्रदर्शनी लगी।
बहरहाल कहानी संक्षेप में ये है कि 2 साल होने को आए। 10 जनवरी को मेरी छोटी बेटी नहीं रही थी। कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था। तो वो जब नहीं रही तो मैं कुछ लिखने की कोशिश करता था तो मुझसे लिखा नहीं जाता था, फूल पत्ती बनने लगते थे। तो मुझे लगा कोई संकेत है ये, तो अपने आप फिर कुछ करने लगा। ड्राइंग बनती चली गई। मेरे पास करीब 500 तो इकट्ठा हो गई हैं, ज़्यादा होंगी। फिर हमारे मित्रों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, अब आप रंग पर भी आ जाओ। व्हाट्सएप में शेयर करता था। और जब मैं ये बनाने लगा तो मुझे लगा कि मुझे बड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, जैसे वो भी कह रही है कि आप ये करो, कितना सुंदर है। और मैं उसको बराबर अपने पीछे खड़े हुए पाता था। तो फिर मैंने रंग शुरू किया। हमारे एक चित्रकार मित्र हैं, बहुत जाने माने चित्रकार हैं, चेन्नई में रहते हैं, अच्युतन कुड़ेलूर, बहुत लोग उनको जानते हैं और भारतीय कला जगत का एक बड़ा नाम है। उन्होंने कहना शुरू किया तुम रंग बरतना शुरू करो। तो आनंद आने लगा। फिर मेरे मित्रों ने कुछ रंग भिजवाने शुरू किए। और कोविड के पीरियड में चूंकि आना जाना ऐसा नहीं था, कोविड तो उस समय तो यहाँ कुछ मित्रों ने ऐसा भी किया और कितनी सुंदर चीज़ मेरे लिए की कि जब उनको देखा उन्होंने कहा नहीं। और चित्रकारों ने तो किसी ने रंग भिजवाए। एक बार तो क्या हुआ, हमारे पड़ोस में ही रहने वाले एक चित्रकार वो सिक्योरिटी गार्ड को दे गए एक नोटबुक और कलर्स, कुछ कलर पेंसिल कि तुम पहुंचा देना, क्योंकि अंदर तो बहाने नहीं देते थे। तो ये सब घटनाएं होती रहीं। बहरहाल मैं करता रहा और मैंने पाया कि नहीं। और मित्रों ने भी कहा कि अभी ठीक चल निकला, आपको रोकना नहीं है। तो गाड़ी चल पड़ी। क्या बात है। जीवन बहुत सारी घटनाओं से जुड़े हुए उपन्यास की तरह होता है, उससे एक चैप्टर्स की तरह होता है। उसके बारे में हम आपसे आगे बातें करेंगे। इस कार्यक्रम में हम अपने जो हमारे मेहमान होते हैं उनके पसंद के गीत भी हम सुनवाते हुए चलते हैं। तो पहला गीत आप कौन सा सुनवाएंगे? मेरा एक बहुत ही प्रिय गीत है राजश्री जी, लता जी का गाया हुआ, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो चौंके हम। और एक बार मैं सच में चौंक गया था जी। दुनिया ये गीत हम सुनवा लेते हैं और उसके बाद इस जो घटना आप बताने जा रहे हैं उसके बारे में। अच्छा किया आपने याद दिलाई इस बात की। तो ये गीत सुन लेते हैं। हाँ। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो चौंके हम, पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो चौंके हम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। जिस राह से तुम आने को थे, जिस राह से तुम आने को थे, उसके निशान भी मिटने लगे, उसके निशान भी मिटने लगे। आए न तुम सौ दफा, आए गए मौसम, आए न तुम सौ दफा, आए गए मौसम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसी में तेरा गम। सीने से लगा तेरी याद को, सीने से लगा तेरी याद को, रोती रही मैं रात को, रोती रही मैं रात को, हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम, हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसी में
आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग शुक्ल जी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। तो आप इस गाने के बारे में कुछ बता रहे थे प्रयाग जी। घटना ये है संक्षेप में कि मांडू गया था, बाजार के बीच से जा रहा था और पैदल था, तो ये गीत कहीं से बजा, मैं एकदम रुक गया। कभी कभी ऐसा होता है, आपने सही कहा, जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमको याद रहती हैं, हमको भूल भी जाती हैं, पर वो घटती हैं। और कुछ जो याद रह जाती हैं उनको, मेरे साथ ये भी रहा है, शायद वो चित्रकला ने मेरे साथ किया है, कला की दुनिया ने, कि मैं चीज़ों को विजुअली देखता रहा हूँ। तो अभी मुझे कोई अचरज नहीं होता आजकल जब मैं अकेला, हम सभी बहुत सारे लोग अब अकेले ही घरों में होते हैं, कि अकेले इस मामले में कोई ज़्यादा लोग मिलने नहीं आ रहे। आप परिवार के जो भी 2-3 लोग हैं वो हैं बस, और आप हो, तो उसमें मैं फिर से एक यात्रा करने लगता हूँ कि कभी मान लीजिए मणिपुर की एक याद आ गई कि वहाँ मैं गया था, वैसी झील देखी थी, कभी किसी पर्वत की याद आ गई, कभी नागालैंड की किसी जगह बाजार की याद आ गई। ये बहुत चलता है आजकल मेरे साथ, क्योंकि आपने बहुत सारी यात्रा वृतांत लिखे हैं, जी, है ना। तो घूमने का शौक रहा होगा तभी। घूमने का तो बहुत शौक रहा, और मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको अवसर भी बहुत मिले, क्योंकि पहले पत्रकारिता में था 27 बरस, फिर 1998 मैंने ज्वाइन किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को। वो मेरे जीवन की एक बड़ी घटना है। 12 साल रहा वहाँ, और उनकी पत्रिका निकाली रंग प्रसंग नाम की। तो NSD की वर्कशॉप्स होती थी, सेमिनार्स होते थे, और फिर पत्रिका निकाल रहा था। NSD के कार्यक्रमों के अलावा भी जाता था, जैसे मान लीजिए तापस सेन नाम का के जो बड़े एक लाइट डिज़ाइनर थे, उनका इंटरव्यू करना था, तो कलकत्ता चला गया। तो बहुत यात्राएं करता रहा उस बीच में, क्योंकि वो संस्था भी ऐसी है, पत्रिका भी ऐसी थी, और हमको अवसर भी ऐसे थे। तो बहुत यात्राएं की हैं, देश दुनिया में बहुत घूमा हूँ, और मौके मिलते रहे, क्योंकि संस्थाएं भेजती रहीं, अपनी इच्छा से भी बहुत सारी यात्राएं करते थे हम। तो अब देखिए, मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ, इससे अंदाजा आपको हो जाएगा। लद्दाख और लक्षद्वीप को छोड़कर मैं भारत के हर प्रदेश में गया हूँ। वहाँ क्यों नहीं जा पाए? लद्दाख का ऐसा कोई अवसर कह सकते हैं कि नहीं बना, कोई ऐसा मौका नहीं बना। जब बना तो लोगों ने मना करना शुरू किया कि भाई आप की उम्र हो रही, वहाँ सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। और लक्षद्वीप भी इसीलिए कि वहाँ कोई ऐसा सहयोग बना नहीं। इच्छा बहुत थी, और अभी भी है कि काश मैं ये कर लूं तो मैं कह सकूं कि मैं पूरे भारत को मैं घूम चुका हूं। अभी आप मुझे कह रहे थे देखते ही मेरे मफलर को, जी, ये जी। तो नॉर्थ ईस्ट का है, मैं और ये पहचान लिया था मैंने। बिल्कुल। और आपको देखकर भी लगता है कि जैसे आपने जो टोपी पहनी हुई है वो शायद हिमाचल की है। जी, हाँ, और जो ये मफलर जैसा उठा हुआ, ये कहाँ का है? ये तो अब इसमें याद नहीं, बेटियां लाई थी, मेरी खरीदारी वही करती रही हैं। ये कुर्ते ले आई, और आई फील रियली ब्लेस्ड। और यात्राओं से भी लाता था, मेरे पास नॉर्थ ईस्ट की बहुत चीज़ें हैं, और वहाँ भेंट में मिले हुए शॉल हैं, वहाँ के मफलर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रयाग जी, आपसे अब ये जानना ज़रूरी है, आपने इतना कुछ लिखा है, बहुत विस्तृत है। अगर हम आपके लेखन की बात करें तो लिखना कब शुरू किया, और ये साहित्य के प्रति जो इतना गहरा रुझान है आपका, कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, इसके पीछे तो कहानी यही ऐसा होता है स्कूलों में कि आप कुछ करते हो और उसके लिए कोई आपको पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो वो तो बहुत पहले की घटना है, और लेकिन वो मुझे थोड़ी बहुत तो याद ही। मैंने कहा ना कि शायद बचपन से ही चीज़ों को चित्र रूप में देखने की आदत थी। तो अभी भी मुझे स्कूल का वो प्रांगण और उसमें नीम का पेड़ अभी भी याद है। 9 साल का था मैं, तो कोई कविता मैंने भी लिखी, उसमें एक पेंसिल मिली मुझे पुरस्कार में। कि मेरा जन्म तो कोलकाता में हुआ, और वहाँ शुरू के मेरे 22 बरस वहीं बीते। हमारी पुस्तकों की दुकान थी बड़ी, न्यू मार्केट, जो वहाँ का एक बड़ा मार्केट है। और आपको जानकर, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सोच करके ही, कि सत्यजीत राय हमारी दुकान से किताबें खरीदते थे, और मुझे भी उनकी याद है। मैं 10-1 बरस का होऊंगा, 10-12 बरस का। तो चूँकि बहुत लंबे थे, और कभी कभी हम लोग भी छुट्टी के दिनों में दुकान जाते थे, तो कभी कभी उनको देखता था। तो आज तक मुझे याद है उनका उस गलियारे से गुजरना। ये तो बहुत बाद में जाना कि कौन बड़े फिल्मकार हैं। बहरहाल किताबों से दोस्ती बहुत पुरानी है, फिर बहुत पुरानी है। और मेरे पिता, हालांकि उनके साथ अब बहुत अफसोस होता है कि
समय बिताने का अवसर बहुत कम मिला, पर कभी कभी वो चर्चा करते थे रात को जब दुकान से लौटते थे भोजन करने के बाद। लेकिन ये चर्चा उन्होंने तब शुरू की थी मुझसे जब हम 14-15 साल के हो गए थे। तो उनको लगा कि इसको लिखने पढ़ने में दिलचस्पी है, और फिर मैं 9 साल की उम्र से लिखने लगा था। तो 12 साल की उम्र में कलकत्ते के ही एक अखबार में दैनिक विश्वामित्र में मेरी कविता छपी, प्रकृति वर्णन। तो पहले कविताओं से शुरुआत हुई? हाँ, कविताओं से शुरुआत हुई, और कुछ चीज़ें याद हैं, बहुत तो नहीं कि फिर तो हम आपकी एक छोटी सी कविता भी सुनना चाहेंगे, आप सुनाएंगे ना? मैं जरूर सुनाऊंगा, जो याद है तो सुनाऊंगा जी। कविता की बात हो रही है, आपकी लिखने की बात हो रही है, तो हम सुनते हुए आगे बढ़ते। तो मैं एक छोटी कविता सुनाता हूँ। तुम घटाना मत अपना प्रेम, तुम घटाना मत अपना प्रेम, तब भी नहीं जब लोग करने लगे उसका हिसाब। मत घटाना अपना प्रेम, नहीं तो बंद कर देगी बोलना तुमसे चिड़िया, यह मुंह फेर लेगा आसमान। नहीं, तुम घटाना नहीं अपना प्रेम। बहुत सुंदर। तो इसके साथ ही हम एक गीत भी सुनते हुए आगे बढ़ते हैं जी, आपकी पसंद का। तो तीसरी कसम फिल्म तो मेरी बहुत पसंद की फिल्मों में है जी। उसको लेकर बहुत सारी यादें हैं, उसके बनाने वालों को लेकर बहुत सारी यादें हैं। उनकी बात हम बाद में करेंगे, पर अभी गीत सुन लेते हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने,
काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बहुत ही खूबसूरत गीत था ये तीसरी कसम का। तो चलिए ना उससे जुड़ी हुई बातें जो आप कह रहे थे कि बहुत सी बातें हैं, यादें हैं। बातें ये है कि देखिए अभी तो मैं लिख चुका हूँ और हो सकता है कुछ मेरे आज जो सुन रहे हैं उनमें से किसी ने पढ़ा भी हो। वागर्थ नाम की पत्रिका में मैंने शैलेंद्र पर लिखते हुए उनसे मेरी कभी भेंट नहीं हुई। उसका बड़ा अफसोस है कि उनसे भेंट मेरी नहीं हुई, क्योंकि उनको बहुत मानता हूँ मैं। तो हुआ क्या था कि जब हमारा विवाह हुआ, कलकत्ते में ही हुआ, मेरी पत्नी भी कलकत्ता की ही है। तो मुझे पता है प्रेम विवाह हुआ था। हाँ जी। और वो उस समय रजिस्टर्ड विवाह मेरी जिद थी, आज से 52 साल पहले, 53 साल पहले, कि अनुष्ठान नहीं होगा, मैरिज ऑफिसर घर आएगा और हम विवाह करेंगे। तो रजिस्टर्ड क्यों, इस पे जिद क्यों थी? क्योंकि और तरीका कुछ सूझ नहीं रहा था कि फिर कैसे करेंगे। कोई भी अनुष्ठान तो होना चाहिए, कोई इसका ये तो होना चाहिए ना कि भाई आप मंदिर में नहीं कर रहे, आप पंडित बुलाकर नहीं कर रहे, तो फिर कैसे। तो उस नाते मैंने ये सजेस्ट किया था, तो मैरिज ऑफिसर घर आए थे। मेरी पत्नी की बड़ी बहन रूबी थी, वो वार्डन थी वो हॉस्टल की जी। तो जब हमारा विवाह हुआ तो मेरी पत्नी और वो तो रहती थी, तो वार्डन ही थी। विवाह के अवसर पर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने हमको तीसरी कसम का रिकॉर्ड दिया। अच्छा। और उस जमाने में तो बहुत बड़ी चीज थी वो, और ग्रामोफोन भी दिया। वो विवाह के समय मैंने मना किया, तो मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, ये भी शर्त थी कि बस मेरी पत्नी मेरे साथ जाएंगी। बहरहाल लेकिन मैंने कहा ये मैं ले जाऊंगा। तो वो हमारे घर में बहुत सालों तक रहा। अब देखिए कभी कभी कोई चीज क्या होती है, उनको उन सभी प्रमुख लोगों ने सुना शैलेंद्र को छोड़कर। उस ग्रामोफोन से तीसरी कसम के गीत रेणु जी मेरे घर आए, फणेश्वरनाथ रेणु जिनकी कहानी है, उन्होंने उस ग्रामोफोन से सुने गीत मेरे घर में बैठ करके। जो उनको मालूम हुआ कि ये तब तो रखा ही रहता था सामने, छोटा सा हमारा घर था, 2 कमरों का बहुत छोटा सा फ्लैट था। तो उन्होंने सुना। उस फिल्म को बनाने वाले बासु भट्टाचार्य जी, उन्होंने सुना, क्योंकि रेणु जी से तो पुराना परिचय था जी। दिनमान के नाते और लिखने के नाते। वो आते भी थे दिल्ली, कभी कभी हमारी भेंट भी होती थी। कलकत्ता में ही हो चुकी थी उनसे मेरी भेंट जब मैं 19 साल का था। वो आए थे किसी प्रसंग में, किसी कहानी गोष्ठी में, और मैं भी लिखने पढ़ने लगा था। बासुदा से तो मेरी ऐसे ही मैत्री हुई बम्बई में, बता ही चुका हूँ, घूमता ही रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ रहा हूँ, किन किन लोगों से मिला हूँ, मेरा भाग्य। तो हमारे मित्र दिनेश ठाकुर जो दिल्ली के ही थे, रजनीगंधा वाले दिनेश ठाकुर, उस रूप में लोग उनको बहुत जानते हैं। तो वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थे। बम्बई में उन्हीं के साथ ठहरता था, शुभ परिचय तो यहीं से हो गया था। तो बासुदा से तो उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे दिनेश के, और की फिल्मों में भी काम किया उन्होंने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई। हाँ। एक उनकी दूसरी सीता भी थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो। हाँ वो तो बासुदा से वहीं भेंट हुई, और पहले दिन ही बंगला बोल रहे हैं, कारण कोई बंगला बोलता हूँ, कलकत्ता का हूँ, बंगला से काम भी करता हूँ। तो तीसरी कसम से बात शुरू हुई। जब हमारी बातचीत हो गई दिनेश के यहाँ, तो अगले दिन उनका फोन आया कि तुम क्या कर रहे हो इस समय। मैंने कहा बैठा हूँ ऐसे दिनेश के साथ। बोले नहीं, तुम आज घर आओ और हमारे साथ माछ भात खाओ। तो
फिर तो हमारी बहुत गहरी दोस्ती हुई, उन पर संस्मरण भी लिखा है जो मेरी किताब में है, और वो आए तो उन्होंने भी सुना। तो देखिए ये कैसी घटना एक घटी जीवन में ना, कि वो रिकॉर्ड और वो ग्रामोफोन मुझे मिला, और उसके उन गीतों को उन सभी लिखने वाले फिल्म बनाने वाले और लोगों ने सुना। तो सुंदर बात है ना, बहुत सुंदर। और ये इत्तेफाक ही है, लेकिन खूबसूरत इत्तेफाक है। जी ऐसा जी, भी होता है। तो चलिए ना एक गाना और सुनते हैं, फिर आगे हाँ बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा बचपन में लौट जाता हूँ, और जो बहुत एक मेरा प्रिय गीत है जिसको मेरी बेटियां कहती हैं कि एक ही गीत तो है जो आप सुर में गा पाते हो, मैं नहीं गा पाता। तो अब तो शायद भूल गया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे गाते ना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। चलिए हम यहाँ सुनते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने, रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने, नैनों में बनकर सपना सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने, याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, भुला न देना। बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं जब हम अपनी जिंदगी के पन्नों को पीछे मुड़ते हैं, पलटते हैं, तो बहुत सी बातें याद आती हैं, और एक बार मन करता है कि काश वक्त जो है वो पीछे की तरफ फिर से मुड़ जाए, जो संभव नहीं होता, और हम फिर यादों की गलियारों में घूमने लगते हैं। अगर हम साहित्य की बात करें प्रयाग जी, तो आपने अंग्रेजी साहित्य में भी अपनी जगह बना रखी है, और आपकी अंग्रेजी कविता मैं जरूर यहाँ पे अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगी, व्हाइल अ प्लेन ज़ूम इन द स्काई, और आलोचना राम कुमार लाइन्स एंड कलर्स। पाठकों ने बहुत इसे सराहा था, बहुत पसंद किया था। आपकी ये कृतियाँ वर्तमान पीढ़ी के लिए न सिर्फ प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि उत्साहवर्धक भी हैं। आप हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाते थे एक साथ तीन भाषाओं में? बहुत आसान है। आसान इस मामले में है कि देखिए, अपने को भाषा के नाते आधा बंगाली मानता हूँ, मेरी पत्नी भी चूंकि बंगला अच्छी बोल लेती हैं, और देखिए ये संयोग भी बनते गए कि मान लीजिए घर में कोई काम करने वाला आपका सहायक है, सहायिका है, और बांग्ला भाषी है, तो आप उससे बंगला बोलते हो, और आज तक हमारे साथ है वो किसी संयोग से। मित्र लोग हैं, कलकत्ता जाना होता रहा है, पढ़ना होता रहा है। अंग्रेजी में लिखना तो इस तरह शुरू हुआ कि मैं कला पर तो हिंदी में ही लिखता रहा था ना, पर एक समय आया जब हमारे देश में गैलरीज खुली और कैटलॉग छपने शुरू हुए, और जिन लोगों के लिए मैं हिंदी में लिखता था उन लोगों ने कहना शुरू किया, और शायद ठीक ही कहना शुरू किया कि अब विदेशों में भी जाएगा कैटलॉग, आप अंग्रेजी में लिख दो। तो इसकी अंग्रेजी में लिखने की शुरुआत तो सच पूछे तो ये 85 के आसपास होती है। फिर काफ़ी लिखा,
जैसे जो राम कुमार कलर्स एंड लाइंस, तो उन पर एक लंबा लेख है जो उनकी एक प्रदर्शनी क्यूरेट की थी, मैंने ही की थी, तब लिखा था, उन पर कई बार लिखा। तो अब अभी लिखता रहता हूँ, अभी बल्कि मुझे अब तो शायद नहीं जा पाऊंगा, परसों जाना था विजयपुर, क्योंकि गौरी शंकर सोनी करके वहाँ के बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, तो उनका कैटलॉग भी लिखा, वो भी अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी में लिखने की कथा तो ये है कि करीब अब 101 तो कैटलॉग ही हो गए होंगे, मतलब कई किताबें बन सकती हैं, इतना तो लिख चुका हूँ। तो उसमें भी ये था कि अब ये जरूरत है तो, और मगर मैं लिख सकता हूँ, मैं तो लगा कि थोड़ा बहुत तो लिख ही सकता हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है भाषाओं के साथ, और वो तो अपनी भाषा के साथ भी चलता रहता है। भाषाओं का तो गुण ही यही है। उसको रियलाइज करता हूँ अब कि कितनी सुंदर बात है कि जिस भाषा में आपने जन्म लिया उसको आप जीवन पर्यंत टटोलते हो, और वो टटोलना समाप्त नहीं होता, और आपको मान लेना पड़ता है कि अब अपनी आप भाषा से पूरी तरह परिचित नहीं हुए, क्योंकि नई चीजें खुलती हैं, नए शब्द आते हैं, नए शब्द बनते हैं। विचारों की ऊर्जा, कल्पना की उड़ान, कलम की शक्ति और भाषा का गौरव, यही तो है लिटरेरी गुरु। नए शब्दों के बनने से आशय ये कि जब कोई शब्द मुहावरे में ढलता है, उस पर मैं एक टिप्पणी लिख चुका हूँ, एक ऊपरी चीज बन गई मेरे साथ अब। तो एक दिन मैं जा रहा था, अपनी सोसाइटी में टहल रहा था, फर्स्ट फ्लोर में किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा, अरे यार मेरी बात मान क्यों नहीं लेते। मैं एकदम चौंक गया कि यार शब्द का कितना सुंदर इस्तेमाल अब बना है, कि माँ अपने बेटे बेटी से कह सकती है, बेटा बेटी माँ से कहते हैं, अरे यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले तो बहुत ज्यादा इस पर विरोध होता था कि ये कौन सी भाषा ये है, कौन सी भाषा। अब आप देखो सबको इतनी प्रिय होती है। इसको लेकर फिर मैंने एक टिप्पणी लिखी, छपी हुई अखबार में, कि अब बहुत लोगों ने उसको सराहा, क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान इस पर गया कि बात तो सही है। लेकिन पहले से संबंधों में भी बहुत परिवर्तन आया है ना प्रयाग जी। अब जो है वो एक दोस्त की तरह भी जो नई पीढ़ी है, बहुत सुंदर चीज की आपने याद दिलाई। और वो भी देखे तो ऐसे जो शब्द हैं या मुहावरे कहें, मुहावरा बन चुका है वो, कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, यार तुम खा क्यों नहीं लेते। सही कहा आपने, तभी तो मैंने कहा अपनी भाषा को जानना, और एक भाषा आपके जीवन में क्या क्या करती है, क्या क्या दिखाती है। एकदम आपने सही कहा। ये इसलिए हुआ है कि संबंध बदले हैं। हम लोगों के जमाने में तो ये था कि बड़ों से बात करना, हमारा परिवार तो और तरह का था, लोग बात नहीं करते थे। बहुत 18-20 साल के हो जाते थे जवान, और उनको बहुतों लोगों को ये याद है कि हमको तो बहुत संकोच होता था अपने पिता से बात करने में या चाचा से बात करने में। और गांव में तो बहुत था ये क्या बात थी कि आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो, लोग तौहीन समझते थे उसको। तो ये बात आपने बहुत सुंदर कही है, और कितना अच्छा हुआ है कि संबंध बदला है, इस हद तक बदला है। अब तो लिटरली दोस्त ही हैं, और जो नई पीढ़ी के माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के दोस्त हैं, बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। और इसको मैं बड़ी सुंदर घटना मानता हूँ कि आपको ड्यू रिस्पेक्ट भी है, आपको आदर मान भी है, आपको बड़ा भी माना जा रहा है, कभी कभी थोड़ा जोर देकर माना जा रहा है कि आपको ये मानना पड़ेगा। कि जैसे मेरी छोटी बेटी ही, उसकी बहुत सारी चीज़ें याद है, तो जैसे अब वो कभी कभी तो अरे अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कई चीज़ें ऐसी भी चलती रहती हैं समाज में कि अब अंकल शब्द बहुत चल पड़ा है, तो उसको इसमें आनंद आता था कि अपने पिता को अंकल बुला रही हूँ, कि कहूँ अरे अंकल आप ऐसा मत करो, आप अंकल सो क्यों नहीं जाते, ऐसा। तो ये सब चलता रहता था। तो मैंने भी इसका बहुत अनुभव किया है और करता रहता हूँ, क्योंकि एक कोशिश तो मैंने की राजश्री जी, और उसके बड़े लाभ हुए हैं मुझे। कि कोशिश ये है कि खुला रखो अपने को, पूर्वग्रह मत बनाओ। जैसे आज मैं अभी देखिए अपनी उम्र बता चुका हूँ, हालांकि उम्र बताना मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं वैसा कुछ मानता नहीं हूँ। जब तक एज इज जस्ट अ नंबर। ये देखिए कि आप अगर ऐसा नहीं मानते तो अच्छा है। अब मैं देखता हूँ हमारे कई बुजुर्गों को ये कहते हुए कि पुराने दिनों में लौट जाते हैं, अरे वो दिन। मैं पुरानी यादों में तो लौटता हूँ, पर इसकी बात कभी नहीं कहता था कि हमारा जमाना, क्योंकि हमारा जमाना तो ये भी है। दो एक वृद्धों से ये कह चुका हूँ, हालांकि वो मुझे भी वृद्ध मानते हैं, कि भाई ये क्या बात हुई कि आपका जमाना चला गया, जमाना नहीं है।
तो मैं उन लोगों में से हूँ जो ये मानते हैं कि जब तक आप जीवित हो तब तक आपका जमाना है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी ओर से आंखें मत मूंदो। चलिए हम यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपकी पसंद का गाना हम अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं। तो एक मेरी पसंद का गीत है पंछी बनूं उड़ती फिरूं। असल में इसके बाद में आऊंगा, पहले सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। हाँ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग शुक्ल जी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। तो आप इस गाने के बारे में कुछ बता रहे थे प्रयाग जी। मैं ये कह रहा था कि ये जो उन्मुक्त भाव है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो इस विस्तार की जो प्रतीति है, वो चित्रकला हो, वो दूसरी कलाएं हो,
मैं एक तो ये मानता हूँ कि देखिए वो भी तो हमारी दृष्टि का विस्तार ही करती हैं ना, तभी, और वो हमको एक उड़ने का अवसर देती हैं। ये तो अभी प्रसंग बस इन पंक्तियों से याद आई बात, पर मूल बात मन में सचमुच रहती है मेरे। इंसान की मुझे लगता है फितरत, वो सब चाहते हैं कि स्वतंत्र रहें, जी, बिल्कुल मुक्त रहें। अब बचपन की देखिए हम लोग क्यों इतनी याद करते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में तो मुक्त होते थे, और लगभग हर पीढ़ी के साथ रहा है। भले उसको अपने लिए वो मुक्त होना चुराना पड़ता रहा हो, जो हम लोग करते थे कि जब दोपहर को हमारी गर्मी के दिनों में मेरी माँ बड़ी बहन थोड़ा आराम करते थे, अभी झपकी भी ले जाती थी, तो हमारे लिए एक अवसर होता था कि भैया आप चलो, जो करना थोड़ी देर में कर लो। तो ऐसा भी हम करते थे, सभी करते रहे हैं इस तरह की चीजें। तो ये जो मुक्त होने का भाव है, स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। वो जहाँ से जब भी किसी कारण से कर्म होने लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता, और तो ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। आपको लगता है कि नई पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं, इस युग के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हैं, या कुछ ऐसा आपकी सोच, आपका अनुभव आपको लगता है अपने आसपास, अपने घरों में, परिवारों में? चारों तरफ है, और उसका बड़ा समर्थक हूँ मैं। अब जैसे देखें ना, कौन सी लड़की क्या पहने उसकी चॉइस में मानता हूँ। आपको अच्छी बात नहीं लग सकती कि भाई आपने इसको क्यों पहन लिया, हमको ठीक नहीं लग रहा, पर मैं उनके साथ हूँ। खाने पीने में मेरा एक लेख है जो कक्षा 7 में चलता है NCERT किताबों में, खान पान की बदलती तस्वीर, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने उसमें समाज से ही तो नोट किया ना कि अब हमारे यहाँ सभी घरों में आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हो, आप पास्ता भी खा रहे हो, आप साउथ इंडियन देखिए ना, जब केवल साउथ की चीज़ थी, दक्षिण की चीज़ थी, वो अब घर घर की चीज़ है। डोसा इडली बहुत लोग कितना पसंद करते हैं। तो ये जो बड़ा बदलाव आया है, इस पर इसको मैंने नोट किया और तब ये लेख लिखा था। एक लेखक ये भी तो कहता है, वो जो बदलाव हो रहा होता है समाज में, वो देख रहा होता है, उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, और फिर वो अपनी लेखनी में डालता है उसको। आपकी कविता संग्रह बहुत सारे हैं, कहानी संग्रह हैं, तो कुछ जो टाइटल्स थे ना, उसके जो उन्वान थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वही आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कहानी संग्रह है अकेली आकृतियाँ, या इसके बाद छायाएं, तथा बहुत सारी कहानियाँ हैं। उपन्यास है गठरी, या आज और कल, या लौट कर आने वाले दिन, या फिर जो कविता संग्रह है आपके, कविता संभव, या ये एक दिन है, अधूरी चीज़ें तमाम। तो इनके उन्वान से ही लग जाता है कि बड़ी भावनात्मक चीज़ें हैं। तो क्या, किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं जब आप अपनी कविताओं की, या इसकी जब आप टाइटल्स चुनते हैं, लिखते हैं? असल में टाइटल तो देखिए, जैसे अब चित्र भी बना रहा हूँ तो उसके बाद में सोचता हूँ, एक संकेत मिलता है, और वो पहचान के लिए है। तो टाइटल मन में कुछ चल रहा होता होगा ना? हाँ, मन में बिल्कुल चल रहा होता है। जैसे गठरी उपन्यास जब मैंने लिखा, तो वो जैसे उस उम्र के हिसाब से संभव करने का था, उस उम्र तक की यात्रा एक व्यक्ति की, विनय जो पात्र है उसका मुख्य, कि वो समेट रहा है उन पुरानी स्मृतियों को, संयुक्त परिवार के बिखरने से जो पैदा हुई थी, फिर उनसे संबंध कैसे छूटता है। और वो तो स्वाभाविक है छूटना, अब इतनी परिवार बिखर गया, इतने शहरों में हो गया, सबसे आप मिल नहीं सकते। लेकिन उसमें ये था कि परीक्षा है, और एक तरह का अपराध बोध भी है, जो हम लोगों को बहुत समय तक रहा है और आज भी है। कह रहे हम इतना निकट थे, और आज हम मान लीजिए कई लोगों से तो हमारे पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, सब अलग अलग जगहों में बिखर गए। बड़े परिवारों में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये तो अगर अभी की बात कर रहा हूँ, तब भी मुझे लगा था, तो उसका नाम रख दिया गठरी, कि अभी गठरी में बांध रहा हूँ ये मैं। इस तरह से कुछ न कुछ बातें ही होती हैं जिससे जोड़कर उन कविताओं की जो पंक्तियां होती हैं, या जो उनका टाइटल्स होता है। यहाँ पर भी हम एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं प्रयाग जी। एक आराधना का गीत है, वो गुनगुना रहे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज जी। और मोहम्मद रफ़ी की तो मैंने एक जीवनी ही की, इस पर बाद में आऊँगा। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए ओए, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए ओए, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। आ, आ, सुनो पास ना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवरे के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवरे के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग शुक्ल जी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। आपने कहा आपने उनकी जीवनी लिखी है मोहम्मद रफ़ी साहब की, उसके बारे में हमें बताएं। जीवनी लिखी नहीं है, पर लोगों का कहना है मेरे अनुवाद को देख करके कि ऐसा लगता है कि ये मेरी ही लिखी हुई है, या मतलब भाषा है तो हिंदी। जैसे ये लिखी हुई है राजू भारती और उनके एक मित्र की, न्यू की बुक्स ने छापी है, और इसका अनुवाद मैंने किया और बहुत आनंद आया, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी उन व्यक्तियों में रहे हैं और आज भी हैं जिनको बहुत प्रेम मिला है और उन्होंने बहुत प्रेम दिया है, और बहुत सुंदर तरीके के गीत गाए हैं। एक अद्भुत व्यक्ति थे। जीवनी से कुछ ये और भी मुझे पता चली, जो उसमें बहुत आनंद आया मुझे उनके जीवन के बारे में, कि एक व्यक्ति कहाँ से शुरू करता है। तो थोड़ा 1 मिनट दोहरा देता हूँ। बहुत लोगों को मालूम है कि गाँव में आप एक लड़का है, वो गाय भैंस चराता है और अच्छा गा लेता है, तो गांव वाले उससे फरमाइश करते हैं कि गाओ, और वहाँ से शुरुआत होती है। फिर वो कैसे पहुँचते हैं शहर में, और कैसे उनको ऑल इंडिया रेडियो के एक बड़े अधिकारी, वो सैलून में, तब सैलून बाल काटने का काम करते, वो बाल काट रहे हैं और गा रहे हैं साथ में, और उन अधिकारी के पैर छिटक जाते हैं और ये कौन है जितना सुंदर गा रहा। वो अंदर जाते हैं, कहते हैं तुम ऑडिशन दोगे, तो वो सब समझता नहीं कि क्या होता है। तो और फिर वो ऑल इंडिया रेडियो पहुंचते हैं, जहाँ वहाँ से उनके सफर की शुरुआत होती है। 102.6 FM रेनबो की खास पेशकश। आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। एक आखिरी प्रश्न आपसे कि जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा, बहुत कुछ पाने की ललक इस जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाती रहती है। कुछ है लक्ष्य अभी बाकी जिसे आप छू लेना चाहते हैं, जिसे आप पा लेना चाहते हैं? देखिए, ऐसा तो छोटे मोटे सभी के होते हैं, भाई ये काम करना है, ये करना था, जल्दी क्यों नहीं हो रहा। उस तरह के लक्ष्य सबके होते हैं, पर मैं मानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा, क्योंकि जीवन भी आपको किसी ओर ले जाता है।
जिस ओर ले जाता है, वहाँ जिस चीज में आपको अधिक आनंद आता है, आप उसमें डूबते हो, जैसे चित्रकला। तो ये मैंने लक्ष्य की तरह कभी सोचा नहीं था, पर अब ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें खूब मन रम रहा है और ये इच्छा हो रही है कि अब ये यात्रा रुके नहीं, क्योंकि इसमें मुझे आगे के लिए और बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि चित्रकला की ये यात्रा बढ़ती रहे, आप बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते रहें और हम वो एग्जीबिशंस देखते रहें, आप ऐसे ही लिखते रहें, हम उसे पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं मेरे पाठकों की, श्रोताओं की, कि ऐसा जीवन जिया, इतना कुछ देखा और अभी भी देख ही रहा हूँ, साथ चल रहा हूँ समय के। तो ये शुभकामनाएं ही तो हमारा संबल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।